क्वेश्चन नंबर 1.51 में ये बोल रहा है एक सर्कुलर डिस्क है, उसका सेंटर इनिशियली ओरिजिन पर है, ये ओरिजिन O है और यहीं पर इसका सेंटर भी है। अब इस सर्कुलर डिस्क को राइट में चलना है, उसका सेंटर एक्स एक्सिस पर चलेगा और साथ साथ इसको घूमना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आगे चल करके ये किसी टाइम पर यहाँ पर पहुँच गया, तो इसमें कुछ वेलोसिटी है और कुछ एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, दो अलग अलग केसेस में आपको बताना है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस सर्कुलर डिस्क का, वो इस एक्स वाई प्लेन को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके निकल रहा होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई प्लेन, और किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। लगातार वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगा, इसलिए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी, उसकी लोकेशन भी बदलेगी, तो वो एक कर्व पर मूव करेगा और उस कर्व का आपको इक्वेशन बताना है। y एज ए फंक्शन ऑफ x क्या होगा ये आपको बताना है अंडर टू कंडीशंस। दो कंडीशन है। पहला केस, पहला जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें बोला कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, दैट वेलोसिटी इज v, और स्टार्टिंग से जब उसका सेंटर ओरिजिन पर था उसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड दैट इज अल्फा। आप चाहे तो उसको बीटा भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये, और स्टार्टिंग में ओमेगा 0 था। अच्छा, सेकंड पार्ट में उसने ये बोला है कि स्टार्टिंग से ही इसमें ओमेगा है और वो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वो एक्सेलरेट होगी, स्टार्टिंग में वो 0 है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन w से वो एक्सेलरेट होगी। तो आपको बताना है इसका इक्वेशन अंडर दीज टू कंडीशन क्या होगा। देखो, हम एक काम करते हैं, हम पहले y इक्वल टू एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि ये v बदल रहा है या ये ओमेगा बदल रहा है, कौन इनमें कांस्टेंट है उससे मतलब नहीं है। कुछ आगे चल करके किसी टाइम पर वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो देखते हैं कि y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या है इन टर्म्स ऑफ v एंड ओमेगा। फिर बाकी हम दोनों केस के अलग अलग दो रिजल्ट हम लिख देंगे। मान लो कि किसी टाइम पर ये सर्कुलर डिस्क राइट में चल रही है, इसके सेंटर की वेलोसिटी सपोज दैट v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ट्रांसलेशन इसके टॉप पॉइंट को v से राइट में चलाएगा और रोटेशन इसको लेफ्ट में चलाएगा r ओमेगा से। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बन जाएगी v माइनस आर ओमेगा। ट्रांसलेशन इस बॉटम पॉइंट को चलाएगा कितने से, v से, और ये रोटेशन इसको चलाएगा r ओमेगा से, तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या बनेगा, v प्लस आर ओमेगा। ठीक है, अब देखो एक लाइन हमने यहाँ से बनाई दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, इस पॉइंट और इस पॉइंट, फिर एक लाइन हम यहाँ से बनाएंगे जो कि यहाँ से इस एरो के हेड से टच करते हुए निकलेगी, तो ये बन जाएगा वो पॉइंट एक्स वाई प्लेन में जहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पार होगी। ऑब्वियसली डिस्क की लोकेशन बदल रही है तो इस पॉइंट की लोकेशन भी लगातार बदलेगी। अभी ये पॉइंट जहाँ पर भी है, देखो डिस्क टी टाइम में कुछ आगे चली जाएगी। मान लो कि ये x है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो x को हम vt लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर एक्सेलरेशन है तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस टाइप का। अच्छा, उस पर हम बाद में आते हैं, पहले अभी ये देख लो। मान लो कि ये x है, अच्छा, और ये क्या है, ये y है। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, y। तो यही x और y में हमें रिलेशन फाइंड करना है। अब देखो, ये देखो ये r है, दिस इज़ r। अब अगर ये हमने y लिया तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y प्लस r, और इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, y माइनस r। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस पता है y माइनस r एंड दिस डिस्टेंस इज y प्लस r। अब ज़रा दो ट्राइंगल्स आप देखो, एक ये ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल। अगर हम इसको थीटा बोल दें तो tan थीटा बनेगा दिस अपॉन दिस एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो इस हिसाब से अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इसको ज़रा आप सॉल्व कर लो।
ये कैंसिल हो गया और इधर ये कैंसिल हो गया, तो हमको मिल रहा है y इंटू 2r ओमेगा, और इधर मिल रहा है हमको RV एंड RV, दिस इज़ 2RV। ठीक है, तो देखो हमको y कितना मिला, y हमको मिला v अपॉन ओमेगा। तो ये तो हमने जनरल रिजल्ट फाइंड किया डिपेंडिंग अपॉन v एंड ओमेगा, v और ओमेगा के टर्म्स में। अब उसने जो दो स्पेशल केसेस दिए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला स्पेशल केस उसने ये बोला है कि डिस्क का सेंटर कांस्टेंट वेलोसिटी v से राइट में जा रहा है और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज़ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो कांस्टेंट है। तो अगर ये सेंटर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो t टाइम के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ये t टाइम में राइट में इतना चला जाएगा, मतलब कि जो x है वो इतना हो जाएगा, x इक्वल टू वी टी। और दूसरी बात, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है बीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो t टाइम पास होते होते, चूंकि ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, t टाइम पर पहुंच करके इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वो फॉर्मूला होता है ना ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गई बीटा इंटू टी। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, देखो v को आप क्या लिख सकते हैं, x अपॉन टी, और ओमेगा को आप ऐसे ही लिख दो। तो इस फार्मूले में v को लिख दो आप x अपॉन टी और ओमेगा को लिख दो। हमें y और x में रिलेशन फाइंड करना है, हमें t को एक्चुअली गायब करना है। तो हम एक काम ये करते हैं, v तो उसने खुद क्वेश्चन में दिया है, ओमेगा को हाँ ये कर लेते हैं, चलो ये ठीक रहेगा। v तो उसने दिया ही है, ओमेगा को हमने क्या लिख लिया बीटा t, और t को आप गायब करो। ठीक है, तो t को गायब करो यहाँ से, t को क्या लिखेंगे x अपॉन v। तो ये हमको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन मिल गया, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका एक्स वाई प्लेन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, वो जिस कर्व पर चलेगा उस कर्व का ये इक्वेशन है, दिस इज़ ए हाइपरबोला। ठीक है, ओके। अब जरा इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड केस में इसने बोला है कि इसका ओमेगा कांस्टेंट है और सेंटर की वेलोसिटी बढ़ रही है, उसका एक्सेलरेशन है w। अब ये कन्फ्यूजन ना फंसे इसके साथ, इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन को a लिख रहे हैं। ठीक है, ओके फाइन। अब देखो आगे चल करके t टाइम पर x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा सेंटर का, ut प्लस हाफ at स्क्वायर के हिसाब से ये बन जाएगा। और आगे चल करके t टाइम पर ये जो वेलोसिटी गेन कर लेगा वो कितना हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के हिसाब से ही हो जाएगा। ओमेगा उसने खुद क्वेश्चन में दिया है, कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो कर्व का इक्वेशन बनेगा v अपॉन ओमेगा, तो उसने दिया ही है, v नहीं दिया है। ठीक है, अब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी v नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन के साथ चल रही है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज a। सो v को हटाओ, ये लो v को हटा रहे हैं हम, ये हटा दिया, लेकिन टाइम भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर x आना चाहिए, तो टाइम को हटाओ, ये लो टाइम हट गया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सो y इक्वल टू वाई स्क्वायर कर लेते हैं हम, 2ax अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, एक सर्कुलर डिस्क है, अब ये प्योर रोलिंग करते हुए चल रही है, सेंटर की वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी कुछ है इसमें ओमेगा, प्योर रोलिंग है तो हमें ओमेगा तो पता चल ही जाएगा क्योंकि रेडियस उसने दे रखी है, रेडियस इसकी r है, सेंटर की वेलोसिटी v है, प्योर रोलिंग करते हुए चल रही है, इसका मतलब v इज़ इक्वल टू r ओमेगा। दो चीज़ें इसने पूछी हैं, वो पॉइंट जो कि टॉप पर होगा, वो पॉइंट है मान लो a, तो जब ये टॉप पर पहुंचा तब इसका टोटल एक्सेलरेशन कितना है वो हमें फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है ये इसने बोल दिया है, ट्रांसलेशनल जो मोशन है वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रही है, तो बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन इस डिस्क में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कि इसके टॉप पॉइंट में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन जो रोटेशन हो रहा है ना, सिर्फ अगर रोटेशन को हम कंसिडर करें, कंसिडर ओनली द रोटेशन, फॉरगेट द ट्रांसलेशन, बिकॉज ट्रांसलेशन तो वैसे भी कोई एक्सेलरेशन इसको नहीं देगा। हाँ, तो सिर्फ रोटेशन मान लो डिस्क का हो रहा है, वो भी कांस्टेंट ओमेगा के साथ हो रहा है,
ओमेगा कांस्टेंट है। अब अगर ओमेगा कांस्टेंट है, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, तो फिर इस पॉइंट में कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा नहीं रोटेशन की वजह से। अल्फ़ा होता तो आर अल्फ़ा बन जाता, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है। लेकिन घूमने की वजह से ये पॉइंट ए है ना, सर्किल में चलेगा रेडियस आर में, तो इसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा एंड दैट इज़ वी स्क्वायर बाई आर, या बोल सकते हैं आप आर ओमेगा स्क्वायर, और यही बन जाएगा इसका टोटल एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस इज़ द ओनली एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर, पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में उसने ये पूछा है कि पॉइंट ए का टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ दिस डिस्क। तो इसके लिए तो हम एक काम करेंगे, मान लेते हैं कि शुरू में ये पॉइंट यहाँ पर है बॉटम पर, एंड दिस इज़ द ओरिजिन। ये पॉइंट है कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। ये रहा वाई एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग हो गया एक्स एक्सिस। अब ये डिस्क घूमते हुए चल रही है, तो पॉइंट ए यहाँ से उठेगा और ऐसे चलेगा लाइक दिस। पॉइंट ए ऐसे चलेगा लाइक दिस। ये इसका जो पाथ बनता है ना, उसको बोलते हैं साइक्लॉयड। अभी हम उसका इक्वेशन भी फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो इसमें हमें क्या करना है। मान लो कि आगे चल करके किसी टाइम टी पर ये डिस्क यहाँ पहुँच गई। कंसिडर द टाइम एज टी टाइम पर। इसका मतलब टी टाइम पर इसका सेंटर कितना शिफ्ट हुआ वो हमें पता है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी टी। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए वी टी कॉमा आर, ये हो गए सेंटर के कोऑर्डिनेट। अब चूंकि घूमते हुए चल रही है, तो आगे चलते चलते कुछ घूम भी जाएगी। तो अगर ये थीटा एंगल से घूम गई, तो फिर पॉइंट ए सेंटर के अबाउट कितने एंगल से घूम जाएगा, थीटा एंगल से घूम जाएगा। तो ये पॉइंट ए अब उठ करके यहाँ पर आ गया, और कितने एंगल से ये रेडियस घूम गई, थीटा से। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। तो टी टाइम में ये बनेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब आप ज़रा ये समझो, देखो ये आर है, तो फिर ये क्या बनेगा, आर साइन थीटा, और ये क्या बनेगा, आर कॉस थीटा। थीटा का मतलब, और एंड दिस इज आर साइन थीटा। ठीक है, थीटा का मतलब ओमेगा टी। तो फिर ये सोचो कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो ए के भी पता है। ये देखो सेंटर के लिए ये कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, वी टी है ना, और उसमें से आप इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पॉइंट ए का आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, वी टी माइनस आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये तो आ गया पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट। अब ज़रा वाई कोऑर्डिनेट देखो, ये देखो ये आर है, उसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपको ये मिल जाएगा, एंड दिस इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। तो ये बनेगा आर माइनस आर कॉस ओमेगा टी। तो ये है इसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये है इसका वाई कोऑर्डिनेट। अब ये x एज ए फंक्शन ऑफ t, y एज ए फंक्शन ऑफ t, t इज़ द पैरामीटर। तो ये जो लिखा हुआ ना x इक्वल टू दिस थिंग, y इक्वल टू दिस थिंग, द फंक्शन ऑफ t, ये असल में उसके पाथ का, पॉइंट a के पाथ का पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन है, और ऐसा इक्वेशन होता है साइक्लॉयड। कभी किसी गाड़ी को आप चलते हुए देखें, कोई साइकिल, आप उसका जो टायर होता है ना, उस पर कोई एक स्पॉट लगा दें वाइट कलर का, फिर इस साइकिल को धीरे धीरे किसी को बोलें चलाने के लिए, इस स्पॉट को कभी ध्यान से देखना, ये आपको ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा लाइक दिस। ठीक है, ग्राउंड से उठ करके एक कंप्लीट राउंड होते होते ये फिर से ग्राउंड पर आ जाएगा, उसके बाद फिर से उसी चीज़ को रिपीट करेगा। तो ये एक साइकिल है, उसका जो एक रोटेशन होगा, उस एक रोटेशन में ये कितना डिस्टेंस चलेगा, वो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। मतलब इस पाथ की लेंथ हमें फाइंड करना है। हमें देखो x कोऑर्डिनेट पता है, x इक्वल टू दिस थिंग, y इक्वल टू दिस थिंग। इसका जो भी पाथ बन रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, उस पाथ का एक छोटा सा हिस्सा आप ले लो,
ये लेंथ है डी एल, क्या है ये डी एल। ऐसे इस पाथ के छोटे छोटे हिस्से होंगे डी एल 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 डी एल, सारे डी एल को ऐड कर दो, मतलब डी एल को आप इंटीग्रेट कर दो, आपको टोटल पाथ की लेंथ मिल जाएगी। अब ये जो डी एल होगा इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये देखो, अगर डी एल को हम वेक्टर फॉर्म में कंसिडर करें इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन तो कंपोनेंट आएगा डी एक्स और क्या आएगा डी वाई। तो डी एल वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लो, ठीक है। और अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है डी एल का तो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, ये मैग्नीट्यूड बन जाएगा। और ऐसे सारे डी एल को जब आप ऐड करेंगे, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको मिल जाएगी पूरे पाथ की लेंथ। कंडीशन है कि ऐसे इंटीग्रेट करो कि यहाँ तक ये पूरा पाथ कवर हो जाए, वो लिमिट से डिसाइड हो जाएगा, अभी बताते हैं। पहले ज़रा हम इसको लिख देते हैं। देखो अगर ये x है तो dx/dt क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव ले लो टाइम के रेस्पेक्ट में, ये बन गया। तो dt को आप राइट में ले जाओ यहाँ से, ठीक है। इसी तरीके से dy/dt फाइंड करके डेरिवेटिव लो टाइम के रेस्पेक्ट में, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये बन गया dy/dt के टर्म्स में। अब इस dx और dy को यहाँ पर यूज़ कर लो, तो अब हम ये लिख रहे हैं, ये हमको मिल जाएगा स्क्वायर रूट dx का स्क्वायर v माइनस आर ओमेगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के अंदर है पूरा। अच्छा वो dt भी तो था, dt का स्क्वायर वो यहाँ से कॉमन आकर के रूट से बाहर निकल जाएगा, तो इसको हमने रूट से बाहर निकाल लिया dt स्क्वायर को। अब देखो v है ना आर ओमेगा के बराबर है, तो आर ओमेगा को अभी हम यहाँ पर v लिखेंगे, तो v और v, तो v स्क्वायर बाहर आ जाएगा v का स्क्वायर, और ये आर ओमेगा ये भी v है, तो v का ये भी स्क्वायर है। तो इसमें क्या होगा ना, v का स्क्वायर जब आप बाहर निकालोगे रूट के तो ये v निकलेगा, और 1 माइनस कॉस ओमेगा t का स्क्वायर, और ये है साइन स्क्वायर ओमेगा t, ये पूरा रूट के अंदर है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी, 2 कॉमन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, उसमें अपना फॉर्मूला लगा देंगे। सो 2 कॉमन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, दिस इज 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2, ये पूरा रूट के अंदर है। तो रूट को हटा दो जरा, क्या बन गया ये 2 साइन ओमेगा टी अपॉन 2, ये बन गया, ठीक है। बस अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो। अब देखो होगा ये कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो ये लेंथ आएगी वो हमें फाइंड करना है। एक रोटेशन को कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, और इंटीग्रेशन टाइम के ही रेस्पेक्ट में, तो लिमिट्स हम रखेंगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। ये जो साइन ओमेगा टी बाई 2 है ना, ये इस पूरे टाइम के लिए पॉजिटिव है, इसलिए रूट के बाहर निकालते टाइम हमने मॉड नहीं लगाया। मॉड लगाओगे तो मॉड वैसे ही हट जाएगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव फॉर दिस एंटायर टाइम इंटरवल। साइन का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन, इसमें फिर आप लिमिट्स रख दो 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, दिस इज 2v 2 बाई ओमेगा, एंड ये रखेंगे तो बनेगा कितना, कॉस माइनस कॉस पाई, और ओमेगा कैंसिल, 2 कैंसिल, माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया 2। तो ये हमको मिल रहा है 8v बाई ओमेगा, और v क्या है, v है आर ओमेगा। ये लो आंसर आ गया। तो पाथ का लेंथ कितना हो जाएगा, 8r, r की वैल्यू उसने दी है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1.53 में इसने ये बोला है कि कोई सर्कुलर डिस्क है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर रोल करते हुए नीचे आ रही है, और उसका इंक्लिनेशन ऐसा है कि इसका एक्सेलरेशन ये इसने दे रखा है, ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन। अब इसने फिगर तो ऐसा नहीं बनाया है, फिगर इसने हॉरिजॉन्टल बना के दिखाया है। अब इस एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट होते हुए चल रही है और प्योर रोलिंग लगातार हो रही है, स्लिपिंग कहीं पर भी नहीं हो रही है।
तो 2 सेकंड के बाद ये आपसे पूछ रहा है, इस पर इसने कुछ पॉइंट दिए हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ O। इन 3 पॉइंट्स का हमें बताना है वेलोसिटी क्या है और इनका एक्सेलरेशन क्या है, तीनों का अलग अलग। वैसे तो इंक्लाइन प्लेन पर है, हॉरिजॉन्टल फिगर बनाया है, नो प्रॉब्लम। तो देखो सेंटर की कुछ वेलोसिटी होगी, उस टाइम पर वेलोसिटी ये गेन कर चुका है u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन तो उसने खुद दिया है ना, टाइम 2 सेकंड के बाद, तो यू कैन फाइंड दिस वेलोसिटी। अब अगर सेंटर की वेलोसिटी v है तो उसी के टर्म्स में हम सबका वेलोसिटी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो पॉइंट है, आपको पता है प्योर रोलिंग के केस में जब सेंटर का वेलोसिटी v होता है तो टॉप पॉइंट का वेलोसिटी कितना होता है 2v। पॉइंट b की अगर हम बात करें तो पॉइंट B का वेलोसिटी होता है √2v, तो ये भी हमको पता है। और पॉइंट O का वेलोसिटी कितना होता है 0, ये भी पता है। अच्छा अब एक्सेलरेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन है, उस ट्रांसलेशन में एक एक्सेलरेशन है, तो फिर रोटेशनल एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो देखो जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो वेलोसिटी v से है और ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है a, जो कि सेंटर का एक्सेलरेशन है। उसके बाद फिर जो रोटेशनल मोशन है, प्योर रोलिंग में तो दोनों रहेगा ना, तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी बनेगी और वो v/r हो जाएगी। v आपको पता है, r आपको पता है, और साथ साथ एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा a/r। अब देखो हम फाइंड कर रहे हैं पॉइंट A का, टॉप पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन। पॉइंट A को देखो, पूरी डिस्क में ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, तो उस ट्रांसलेशन की वजह से पॉइंट A के पास एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, पॉइंट A में एक एक्सेलरेशन होना चाहिए, और ये एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, विच इज़ A, जो उसने दिया है। ये तो ट्रांसलेशन की वजह से एक्सेलरेशन आ गया, अब ट्रांसलेशन को आप भूल जाओ। नाउ कंसीडर ओनली द रोटेशन। जिस टाइम की ये बात कर रहा है ना, उस टाइम पर ये डिस्क घूम रही है, तो इसका मतलब पॉइंट A घूम रहा है, तो इसमें एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना चाहिए घूमने की वजह से, सिर्फ घूमने की वजह से। दूसरी बात, इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी है ना, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वजह से इसमें एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आर अल्फ़ा के बराबर। अब चूंकि ये प्योर रोलिंग का केस है तो आर अल्फ़ा इटसेल्फ ए के बराबर हो जाएगा। तो जो रोटेशनल मोशन है वो इसको 2 एक्सेलरेशन देगा, एक हॉरिजॉन्टली राइट में ए देगा और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना देगा, ये v² r। आप चाहें तो इसको r⍵² लिख सकते हैं। उस टाइम पर आपको v भी पता है, उस टाइम पर आपको r पता है, सो आपको AC मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रांसलेशन का ये एक्सेलरेशन मिला, रोटेशन की वजह से एक और एक्सेलरेशन है, और रोटेशन की वजह से एक ये एक्सेलरेशन है। तो टोटल ये 3 एक्सेलरेशंस पॉइंट A के पास हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट मोशंस। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a + a तो 2a हो गया, और इधर AC और भी है, तो A का टोटल एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। बाकी आपको वैल्यू सब पता है, यूज़ कर लो। डायरेक्शन भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखो पॉइंट B का एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा। ट्रांसलेशन की वजह से इसमें भी एक एक्सेलरेशन आएगा राइट में, A अलग बना देते हैं, यहाँ पर देख लो। तो पॉइंट B में एक एक्सेलरेशन तो ट्रांसलेशन की वजह से है। दूसरा जो रोटेशन है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा सेंटर की तरफ, AC, और उस रोटेशन में भी एक एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो एक एक्सेलरेशन इस पॉइंट B में टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना चाहिए, एंड दैट इज़ आर अल्फ़ा, और आर अल्फ़ा A के बराबर है, ठीक है। तो ये 3 एक्सेलरेशन है, 2 एक्सेलरेशन रोटेशन की वजह से है और एक एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन की वजह से है। अब डिपेंडिंग अपॉन A बड़ा है या AC बड़ा है, वो आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करके देख लेना। हम A को बड़ा मान करके लिख देते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया A - AC, और फिर ये अलग है और ये A के ही बराबर है। अब आप सोच लो कि पॉइंट B का नेट एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। वैल्यूज़ आप रख लो अपने आप, ठीक है। ये हो गया पॉइंट B का एक्सेलरेशन। नाउ कम टू द पॉइंट O। पॉइंट O को देखो, दिस इज द पॉइंट O, द बॉटम पॉइंट। ट्रांसलेशन की बात करें, सिर्फ ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन इसको एक्सेलरेशन देगा A के बराबर। ट्रांसलेशन सारे पॉइंट को बराबर से एक्सेलरेशन देता है। रोटेशन की अगर हम बात करें
तो इसमें एक तो होना चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब रोटेशन देखोगे तो आप मानोगे कि सेंटर के अबाउट घूम रही है और ट्रांसलेशन से कोई मतलब नहीं। तो फिर सेंटर के अबाउट जब ये घूमेगी तो उस हिसाब से तो पॉइंट ओ घूम रहा है, तो फिर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है ए सी। दूसरी बात, एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी है इसमें, तो बिकॉज ऑफ दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इट शुड हैव ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज़ आर अल्फा विच इज़ इक्वल टू ए। तो ये 3 एक्सेलरेशन है पॉइंट ओ में। अब ये ए और वो ए तो कैंसिल हो गया, तो यही बचा रह गया, तो यही हो गया पॉइंट ओ का टोटल एक्सेलरेशन ए ओ। ये ए सी है और ये सेंटर की तरफ है। समझ गए? नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1.54 में इसने बोला है कि एक सिलेंडर है, प्योर रोलिंग हो रही है उसमें, प्योर रोलिंग। तो आपको बताना है उसके टॉप पॉइंट, जिसको इसने ए बोला है, और इस पॉइंट जो कि सेंटर के लेवल में है पॉइंट बी, इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। इन दोनों पॉइंट्स पर जो इनके पाथ हो रहे हैं, जिन पाथ पर ये पॉइंट्स चल रहे हैं, उस पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस लोकेशन एंड एट दिस लोकेशन क्या होगी। प्योर रोलिंग हो रही है, दैट इज गिवन। देखो इसका जो पाथ बनेगा, दोनों का जो भी पाथ बनेगा वो साइक्लॉइड होगा। अब वो साइक्लॉइड कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन रेडियस। वो साइक्लॉइड छोटा होगा या बड़ा, दैट डिपेंड्स अपॉन रेडियस। ठीक है। अब अगर ये तेज़ी से चले तो तेज़ी से पाथ पूरा हो जाएगा, साइकिल से उसकी तेज़ी से पूरी जाएगी। धीरे धीरे चलेगा तो धीरे धीरे पॉइंट से सारे चलेंगे। पाथ का शेप कैसा होगा ना, वो सिर्फ ज्योमेट्री पर, उसके साइज पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, एज फार एज दिस इज प्योर रोलिंग। ठीक है। ना तो v पर डिपेंड करेगा, ना ओमेगा पर डिपेंड करेगा, आप चाहे धीरे धीरे चलाओ या तेज़ी से चलाओ। तो इसी वजह से इसमें चाहे एक्सेलरेशन हो या ना हो, इसका पाथ जो है वो वही रहेगा। इसका मतलब इसके एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या एक्सेलरेट होकर चल रहा हो, पाथ जो बनना है साइक्लॉइड वो वैसे ही साइक्लॉइड बनेगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर पाथ पर डिपेंड करता है, तो पाथ तो बदल नहीं रहा है, उसका कर्वेचर भी नहीं बदल रहा है, वो जितना कर्व है उतना ही कर्व रहेगा। तो फिर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आप फाइंड करेंगे ना, उसकी पाथ की ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है, उसमें कोई एक्सेलरेशन है या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, हम इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लेते हैं अपनी आसानी के लिए। वेलोसिटी v मान लो, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी है इसमें, कितनी है, v बाई आर, क्योंकि प्योर रोलिंग है ना, इस वजह से। वैसे तो हम पाथ का इक्वेशन फाइंड करके वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन दूसरे आसान तरीके से फाइंड करेंगे। देखो ये जो साइक्लॉइड पाथ बनता है, इसमें जो पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी है, अगर सेंटर की वेलोसिटी v है तो पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी हो गई, 2v। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा पार्टिकल, तो इसकी वेलोसिटी है 2v। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, इसके पाथ के परपेंडिकुलर इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये बन जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, और नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी स्क्वायर स्पीड स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें ये तो पता है, अगर ये मिल जाए तो ये r हमको मिल जाएगा। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए कोई ट्रांसलेशन का एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो पॉइंट ए में कोई भी हॉरिजॉन्टली बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। रोटेशन की अगर हम बात करें तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो कोई अल्फ़ा तो है नहीं, अल्फ़ा नहीं है तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। लेकिन रोटेशन हो रहा है ना, पॉइंट ये क्या है, सर्किल में मूव कर रहा है। अगर सिर्फ कंसिडर करें हम रोटेशन को, तो फिर इसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। तो यही बनेगा उसका टोटल एक्सेलरेशन। और ये देख लो आप, पाथ के परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल बन गया है कर्व, तो यही है नॉर्मल एक्सेलरेशन। यहाँ पर यूज़ कर लो v स्क्वायर बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या चीज़ है, ये है उसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस। ये बन गई रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द पॉइंट ए, फॉर द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो पॉइंट बी की लोकेशन पर, जो पॉइंट बी है आपको पता है इसकी टोटल वेलोसिटी होती है √2v, और ये ध्यान रखना कि ये नीचे नहीं जा रहा, ना ये राइट में जा रहा है, बल्कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। पॉइंट बी कुछ यहाँ पर होगा, और इसका जो भी पाथ बनेगा ना, उस पाथ के टेंजेंशियल ये चल रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी है √2v। वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होती है, टोटल वेलोसिटी, उसके परपेंडिकुलर हमें ये एक्सेलरेशन चाहिए।
तो पहले तो ये देखो कि पॉइंट बी में कौन सा एक्सेलरेशन है, उसका टोटल एक्सेलरेशन कितना है और किधर है। उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर मतलब कि नॉर्मल के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है। पॉइंट बी में बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, v कांस्टेंट है। बिकॉज ऑफ रोटेशन इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, लेकिन घूमने की वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो पॉइंट बी में टोटल एक्सेलरेशन होगा इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि इतना है और ये सेंटर की तरफ है। तो पॉइंट बी में सेंटर की तरफ ये एक्सेलरेशन है टोटल, उसी टोटल का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ठीक है ना। ये एंगल कितना बनेगा, ये देखो √2v कैसे बनता है, v और v के मिलने से बनता है ना, तो 45 तो ये जो वेलोसिटी टोटल आपको दिख रही है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, ये है 45 डिग्री। ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब नॉर्मल डायरेक्शन। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 45 है तो ये भी 45, तो ये भी 45। तो टोटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कितना आएगा, द टोटल एक्सेलरेशन इज़ दिस, और इसका कंपोनेंट इतना आ गया। यही बन गया नॉर्मल एक्सेलरेशन फॉर द पॉइंट बी, और ये होना चाहिए उसकी स्पीड का स्क्वायर, ये रहा स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो ये मिल गई हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज 2√2r। क्वेश्चन नंबर 55 में ये बोल रहा है कि दो रिजिड बॉडीज़ हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घूम रही हैं। एक रिजिड बॉडी है, ये घूम रही है एक एक्सिस के अबाउट, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ω1। दूसरी रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, ये भी घूम रही है, और ये जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है वो एक्सिस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ω2। तो ओमेगा एक्सियल वेक्टर है, ये एक्सिस के अलोंग दोनों बॉडीज़ की एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं, दे आर एक्सियल वेक्टर्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अब देखो उसने पूछा है कि एक का एंगुलर वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बताना है, क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये हो जाएगी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लो, परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक उसने दिया है 3, दूसरा उसने दिया है 4, तो ये 5 आ जाएगा, 5 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट उसने बोला है व्हाट इज़ द रिलेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो एक का एंगुलर एक्सेलरेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में ये क्या बनेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन रिलेटिव, ये होगा ω1 क्रॉस ω2। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।